विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश, भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था मृदाएं एवं प्राकृतिक वनस्पति, सॉइल्स एंड नेचुरल वेजिटेशन। आज उसमें हमने करना है वन संसाधन रिपोर्ट 2021। वन संसाधन रिपोर्ट 2021। तो भारत में वनों की स्थिति पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की द्विवार्षिकी 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 13 जनवरी 2022 को जारी हुई। अब ये 24 चल रहा है, कायदे से 24 तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन डिले हो गई मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि हमें अगली वाली रिपोर्ट कब मिलेगी, इस साल मिलनी थी, डिले हो गई। अब कब आती है, तो जब आएगी तो फिर अपडेट करना पड़ेगा उसको। तो 13 जनवरी 2022 को जारी हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार, अच्छा जो संदर्भ वर्ष है वो 2019 है इसमें, इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनाच्छादित क्षेत्र 713789 वर्ग किलोमीटर है। 713789 वर्ग किलोमीटर। अगर इस बीच फॉरेस्ट रेंजर या चीफ कंजर्वेटर का पेपर होता है तो वहां पर आपको ये याद करना पड़ेगा, वहां पर इस क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना होती है। तो फिर ऐसे नहीं बोलना कि डिजिट आ गई। 71 37 89 कैसे याद करते हैं, 71 37 89, है ना। जैसे फोन नंबर याद करते हैं तो वैसे ही वर्ग किलोमीटर में याद कीजिए कि देश में कुल वनाच्छादित क्षेत्र कितना है, 713789 या 713789 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। भौगोलिक क्षेत्रफल का ज्यादा जो संभावना होती है क्वेश्चन आने की वो 21.71% से होती है। लेकिन मैंने कहा अगर आप फॉरेस्ट रेंजर दे रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड दे रहे हो, फॉरेस्ट चीफ कंजर्वेटर दे रहे हो, आईएफएस दे रहे हो अगर आप, तो वहां पर ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा। कौन सा? हाँ, वन संसाधन रिपोर्ट। ठीक है, कभी कभी तो मैंने कहा ये ऐसे ही पूछ लेता है किसके द्वारा जारी की जाती है, तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? वन संसाधन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो आपने दो डिजिट याद करनी है आपने, 713789 किलोमीटर स्क्वायर, और दूसरा याद करना आपने 21.71%। याद हो गया? 2171 ऐसे करके याद करना, 21.71%। 2 वर्ष पूर्व अर्थात वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में यह 712249 यानी 21.67% वर्ग किलोमीटर था। तो ये अच्छी खबर है, ये अच्छी खबर है। इसका मतलब बड़ा है कितना? 21.71%। पहले कितना था? 21.67% था, अब 21.71% है। कितना है डिफरेंस? निकालिए कितना हो गया? 0.04 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का? 0.04। 68 69 70 71, हाँ, तो 0.04 का डिफरेंस आ रहा है। कितना? 0.04 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार इन 2 वर्षों में वन क्षेत्र में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 0.22% की वृद्धि हुई है। तो मैंने कहा वन से संबंधित जो पेपर होंगे वहां पर आपको एक एक डेटा याद करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो 0.22% की वृद्धि हुई है। जबकि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन और पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने के लिए 33.3% भूमि क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए। जब देश आजाद हुआ था तो जो राष्ट्रीय वन नीति बनी थी 1952 में, उसमें यह कहा गया था कि अगर देश में पारिस्थितिकी संतुलन यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस चाहिए और पर्यावरणीय स्थिरता चाहिए, अगर आपको क्या एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, तो पूरे देश की जो कुल भूमि है उसके 33.3% भूमि पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अब इस हिसाब से अगर हम राष्ट्रीय वन नीति 1952 को देख रहे हैं तो 33.3 में से माइनस कर दीजिए 21.67%। कीजिए तो जरा जल्दी।
सॉरी 21.71% को माइनस कीजिए। वर्तमान में हमारे देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 21.71% पर है। जबकि राष्ट्रीय वन नीति 1952 क्या कहती है कि पारिस्थितिकी संतुलन और पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने के लिए कितने 33.3% पर वन होने चाहिए, वनों से आच्छादित होना चाहिए। माइनस कीजिए जरा, कितना आ रहा है? 11 पॉइंट। इतना वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है। कितना? मतलब इस देश में पारिस्थितिकी संतुलन और पर्यावरणीय स्थिरता तब बनेगी जब इस देश के 33.3% पर क्या होंगे? वन होंगे। याद रहेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल वनावरण एवं वृक्षावरण यानी फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है? 809537 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। कुल वनावरण और वृक्षावरण फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है? तो जो ज्यादा आने की संभावना होती है 24.62% ज्यादा पूछता है। बाकी अगर मैंने कहा फिर दोबारा अगर वन से संबंधित छोटे पेपर भी देंगे अगर आप, बड़े से छोटे तक यानी IFS से लेकर वन दरोगा तक, तो कितना 809537 वर्ग किलोमीटर भी याद करना पड़ेगा। ठीक है जी। ISFR 2021 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण यानी ट्री कवर कितना था? 95748 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। कितना? 2.91% है। भारत में अब तक 981 संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है। 981 संरक्षित क्षेत्र। अब संरक्षित क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? संरक्षित क्षेत्र में नेशनल पार्क्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स आते हैं और कम्युनिटी रिजर्व्स आते हैं। क्या क्या आते हैं? देश में कुल नेशनल पार्कों की संख्या कितनी है? 104। और ये जब आप पेपर दोगे तब तक हो सकता है कि बढ़ चुकी होगी। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्षेत्र को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देती है? नेशनल पार्क घोषित कर देती है। ठीक है। तो अब तक भारत में कुल कितनी 981 संरक्षित क्षेत्र हैं। उसमें से नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? 104 नेशनल पार्क हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है? 566 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, WLS बोलते हैं इनको। कंजर्वेशन रिजर्व्स कितने हैं? CRs कितने हैं? 97 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं। और कम्युनिटी रिजर्व्स कितने हैं? 214 हैं। ठीक है। तो अगर मुझको प्रश्न बनाने के लिए दिया जाता तो मैं नेशनल पार्क्स की संख्या पूछता कितनी है। दूसरा मैं ये पूछता, अगर मैं UPSC का पेपर बना रहा होता तो मैं ये बोलता कि टोटल एरिया कवर जो है, ज्यादा एरिया जो कवर कर रहा है वो कौन कर रहा है, मतलब जो संरक्षित क्षेत्र हमने घोषित किए हैं उसमें ज्यादा जो एरिया कवर कर रहा है वो कौन कर रहा है? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कर रही हैं। कौन कर रही हैं? क्योंकि 566 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, तो 12, 24, 20 यानी कितना? 1,22,420 किलोमीटर स्क्वायर पर क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है हमारी। जबकि नेशनल पार्क कितने पर है? खाली 43,716 किलोमीटर पर है। तो मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बना के देता कि 981 संरक्षित क्षेत्रों में सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाले कौन हैं? 1 इज नेशनल पार्क, 2 इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 3 इज कंजर्वेशन रिजर्व, 4 इज कम्युनिटी रिजर्व। आंसर इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, थर्ड नंबर पर नेशनल पार्क्स हैं और फोर्थ नंबर पर कम्युनिटी रिजर्व्स हैं। ठीक है। कवरेज एरिया अगर हम देखें तो 3.72% जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ने कवर किया हुआ है। किसने? किसने? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ने। इसके डेटा को चेक कीजिए भाई, ये कंजर्वेशन रिजर्व्स को पॉइंट में बता रहा है। ठीक है। अब इसके बाद शीर्ष 5 वनावरण क्षेत्रधारी राज्य कौन से हैं? वनावरण सबसे ज्यादा कहां पर है? तो सबसे ज्यादा वनावरण मध्य प्रदेश में है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखना क्वेश्चन अलग अलग रूप में आता है। ये वनावरण का बता रहा है। किसका? अभी आगे बताऊंगा मैं और क्या क्या होता है। पहले वनावरण वाला जो शीर्ष राज्य है वो कौन है? मध्य प्रदेश 77493।
7 यानी 77,493 किलोमीटर स्क्वायर पर क्या है, वनावरण है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है 66,431, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र। सिर्फ आपने मध्य प्रदेश का याद करना है, बाकी आपने क्रम याद करना है कि वनावरण वाले 5 राज्य कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र। उत्तराखंड का कहीं अभी नंबर नहीं है इसमें। अच्छा, फिर अगर पूछेंगे 5 न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं, तो सबसे कम वनावरण हरियाणा में है, खेती है। फिर पंजाब में है, फिर गोवा में है, फिर सिक्किम में है, फिर बिहार में है। हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम, बिहार। क्लियर हो गया। अगर प्रतिशत के आधार पर बोलेंगे कि शीर्ष 5 वनावरण क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा वनावरण जो है वो लक्षद्वीप में है, 90.33%। कितना? अब देखो इन दोनों क्वेश्चंस में क्या अंतर हुआ। आप क्या करते हो, खाली वनावरण पढ़ते हो और सीधे आंसर लगा देते हो जो आपको याद होता है। वनावरण का मतलब होता है क्षेत्र पूछ रहा है, वनावरण क्षेत्र जब पूछ रहा है तो इसका मतलब एरिया, क्या वो मध्य प्रदेश में ज्यादा है। अगर पूछ रहा है शीर्ष वनावरण प्रतिशत के आधार पर शीर्ष वनावरण वाला राज्य, तब आपने बोलना लक्षद्वीप। लक्षद्वीप छोटा सा है लेकिन उसके 90.33% पर क्या है, जंगल है। क्या है? मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है तो उसके काफी बड़े भूभाग पर क्या है, वन है, वनावरण है। इतना समझ में आ गया। तो प्रतिशत और ये वनावरण दोनों अंतर समझ में आ गया। ठीक है, तो वनावरण क्षेत्रधारी राज्य में मध्य प्रदेश, और प्रतिशत के आधार पर वनावरण क्षेत्र वाला राज्य कौन, लक्षद्वीप। सॉरी, ये यूनियन टेरिटरी आ गया। राज्य में मिजोरम, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। ये 5 क्रम याद करना है आपने। तो सबसे ज्यादा वनावरण यूनियन टेरिटरी में हमारी लक्षद्वीप में, और राज्य अगर बोलेंगे तो मिजोरम में। राज्य बोलेंगे तो मिजोरम में, ठीक है। और दूसरा राज्य बोलेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में, तीसरा राज्य बोलेंगे तो मेघालय में। अरुणाचल प्रदेश में 79.33% पर वन है, वनावरण है। मेघालय में 76% पर वनावरण है। और अगर यूनियन टेरिटरी के दो का क्रम पूछेगा तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप के 90.33% पर वनावरण है, और अरुणाचल, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के 81.75% पर क्या है, वनावरण। ये डिफरेंस करना आया। क्वेश्चन कैसे बनता है? दरअसल क्या है कि जब वो राज्य ऑब्लिक संघ राज्य क्षेत्र पूछेगा, ऑब्लिक करके अगर पूछेगा, तब तो आपको पहले नंबर पे लक्षद्वीप को लेना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने राज्य पूछा तब आपको मिजोरम बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? मिजोरम। और अगर पहले 2 राज्य पूछे तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। पहली 2 यूनियन टेरिटरी पूछी तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जबकि क्रम जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। प्रतिशत क्षेत्र के आधार पर 5 न्यूनतम वनावरण वाले राज्य, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। कहां? हरियाणा, पंजाब। देखो हरियाणा पंजाब क्षेत्रफल में भी थे, यहां पर भी है। लेकिन अगर जब 5 न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले राज्य हमने पढ़े तो हरियाणा, पंजाब, फिर हमने गोवा पढ़ा था। क्या पढ़ा? फिर सिक्किम पढ़ा था, फिर बिहार पढ़ा था। लेकिन यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। क्या पढ़ रहे हैं? समझ में आ गया? प्रतिशत के आधार पर शीर्ष 5 वनावरण क्षेत्र वाले राज्य तो कौन कौन से हैं? अब वहां पर हमने जो पढ़ा था, सबसे पहले जब हम राज्य और यूनियन टेरिटरी बोल रहे हैं तब तो लक्षद्वीप आ रहा है, फिर मिजोरम आ रहा है, फिर अंडमान निकोबार आ रहा है, फिर अरुणाचल प्रदेश आ रहा है, फिर मेघालय आ रहा है। लेकिन अगर 5 राज्य पूछ ले तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। नहीं आया समझ में? हाँ, अब जो दिक्कत होती है कहां पे आती है, आप वनावरण और वृक्षावरण को एक कर देते हो। अब है 5 शीर्ष 5 वृक्षावरण वाले राज्य।
क्षेत्रधारी राज्य। वृक्षावरण, पहले मैंने क्या बताया, मैंने फॉरेस्ट कवर बताया, अब मैं क्या बता रहा हूं, ट्री कवर बता रहा हूं। फॉरेस्ट कवर में तो जैसे अगर मैं यहां की बात करूं तो फॉरेस्ट के बीच में हो सकता है कोई नदी हो, नदी मतलब माना चंद्रभागा है, किसका है, माना फॉरेस्ट के उसमें आती है, किसमें आती है, पर क्या उसमें पेड़ हैं, नहीं है। फॉरेस्ट कवर हो गया पूरा एरिया, फॉरेस्ट कवर क्या हो गया कि भाई ये फॉरेस्ट की लैंड है, उसमें जरूरी नहीं कि उसमें क्या हो, वृक्ष हो सकता है उसमें झाड़ियां हो, खाली हो सकता है उसमें घास के मैदान हो, लेकिन ट्री कवर में ट्री कवर को लिया जाता। तो शीर्ष 5 ट्री कवर वाले यानी वृक्षावरण वाले जो राज्य हैं, नंबर 1 पे महाराष्ट्र आता है। नंबर 1 पे कौन आता है, अब देखो हो गया, चेंज हो गया एकदम से। वनावरण में क्या पढ़ा हमने, मध्य प्रदेश, और वृक्षावरण में क्या पढ़ा हमने, महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे राजस्थान आता है, अनएक्सपेक्टेड रूप से राजस्थान दूसरा क्या है, वृक्षावरण वाला क्या हो गया, राज्य हो गया। तीसरा कौन आ गया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यहां तीसरे नंबर पे आ रहा है वृक्षावरण में। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक उत्तर प्रदेश, है ना। फॉरेस्ट और रेलवे अपनी जमीन कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी कब्जा करके देखना, पता चलेगा रातों रात आएगा कौन, हाँ ना, जेसीबी आएगी और उड़ा देगी जिसे बोलते हैं, कितनी भी बड़ी आप क्या बना दो। तो कोर्ट में आधे मुकदमे तो इन्हीं के हैं, किनके, फॉरेस्ट के, किस पर, जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। और जमीन लेने से पहले भी ध्यान रखना, पूरी जांच पड़ताल कर लेना, कहीं पता चला किसी ने आपको फॉरेस्ट की लैंड बेच दी, बाद में जीवन भर क्या 3 पीढ़ियों तक मुकदमा ही लड़ते रहोगे। अगला, प्रतिशत के आधार पर शीर्ष 5 वृक्षावरण क्षेत्र वाले राज्य ऑब्लिक संघ शासित प्रदेश। अब मैं बोल रहा हूं प्रतिशत, क्या आ गया यहां पर, प्रतिशत, प्रतिशत के आधार पर शीर्ष 5 वृक्षावरण क्षेत्र वाले राज्य। इसका मतलब समझ भी रहे हो आप क्या बोलना चाह रहा मैं, क्या भाई एक राज्य इतना बड़ा है, इतना, इसके माना इतने क्षेत्र पर क्या है, 1, ये क्षेत्र है, बहुत ज्यादा है। एक राज्य इतना छोटा सा है और इसमें बस इतना बचाओ, बाकी ये सब क्या है, प्रतिशत ये ज्यादा निकलेगा, ये 50 से कम निकलेगा। तो क्षेत्र में ये, जब मैं क्षेत्र बोल रहा हूं तब ऐसा आएगा, जब मैं प्रतिशत बोल रहा हूं तो मैं इसको बोल रहा हूं। समझ में आ गया। तो प्रतिशत के आधार पर शीर्ष 5 वृक्षावरण क्षेत्र वाले राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश, तो भैया चंडीगढ़, कौन, चंडीगढ़, दिल्ली, दिल्ली, ये मजाक सोच रहे हैं, दिल्ली गए हो, हाँ गए हो, कहां गए हो, अरे दिल्ली में कहां गए हो, तो आपने, अरे चांदनी चौक में कहां पेड़ दिखेंगे आपको, चांदनी चौक अपने आप में लोकसभा सीट है, पर दिल्ली ग्रीन है बहुत ज्यादा, क्या है, ग्रीन है, मतलब पेड़ पौधे हैं वहां पर, काम के नहीं है वो अलग चीज है, फलदार नहीं है लेकिन पेड़ है। दिल्ली हो गया। केरल, अब यहां पर देखो प्रतिशत के आधार पर शीर्ष 5 वृक्षावरण वाले राज्य कौन से हो गए, केरल आ गया। राज्य में केरल बोलेंगे, यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ और दिल्ली बोलेंगे। पहले नंबर पे चंडीगढ़, दूसरे नंबर पे दिल्ली, राज्य में केरल, गोवा, केरल, गोवा, ठीक है। अब शीर्ष 5 मैंग्रोव क्षेत्रधारी राज्य ऑब्लिक संघ शासित प्रदेश, तो भाई सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो पश्चिम बंगाल में है, कहां पर, वेस्ट बंगाल में। दूसरे नंबर पे गुजरात में है, तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार पे, चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश में है, 5वें नंबर पे महाराष्ट्र में। तो ज्यादा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे आपको पश्चिम बंगाल और गुजरात में मिलेंगे। यूनियन टेरिटरी पूछेगा तो अंडमान निकोबार में मिलेंगे, कहां पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अच्छा जी, फिर अगर पूछता है क्या, शीर्ष 5 बांस क्षेत्रधारी राज्य, बांस, बैम्बू। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि बांस क्या है, तो बांस ग्रास है, किसमें आता था, ग्रास। अगली बार उसने क्वेश्चन पूछा स्टडी ऑफ ग्रास, घास का अध्ययन किसमें करते हैं, एग्रोस्टोलॉजी में करते हैं, किसमें करते हैं, एग्रोस्टोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ग्रास, ठीक है।
तो 5 बांस क्षेत्रधारी राज्य कौन से हैं? सबसे ज्यादा बांस जो है वो मध्य प्रदेश में। कहां पर? उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद उड़ीसा में है, उसके बाद असम में है। सिर दर्द हो गया? इतना डेटा देख के तो होता ही है। मध्य प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, असम में है ना। तो जैसे देश की सबसे महंगी सब्जी जो है वो क्या है? गुच्छी। गुच्छी उत्तराखंड में मिलती है पहाड़ों पर। हाँ, उसी का रूप है। जैसे आप मशरूम खाते हो उसी का एक रूप है गुच्छी। सबसे महंगा वेजिटेबल क्या आता है आपका? गुच्छी। और अगर दूसरी अगर आप बोलेंगे तो बस्कील। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो इनके भोजन में है बस्कील, राख में डाल के खानी पड़ती है। खोपलें जो होती हैं किसकी? बांस की। खाई है बस्कील? खाई है? हाँ, बहुत पौष्टिक होती है। खाइए बस्कील? बस्कील नहीं खाई। बांस की कोपल जो होती है उसको राख में डालकर फिर उसके बाद बनाते हैं उसको। उसके अंदर बड़े औषधीय गुण होते हैं। हाँ जी, बस्कील का अचार भी बनता है। कहाँ खाए हो? मिलता है बिल्कुल, पर बस्कील की सब्जी खाना कभी। तो भाई आपके यहाँ बांस होता ही नहीं होगा तो कहां से खाओगे? देखो ना, मध्य प्रदेश शीर्ष 5 बांस क्षेत्रधारी राज्य में जाओ, मध्य प्रदेश जाओगे आपको बस्कील मिलेगा वहां पर। अरुणाचल प्रदेश में जाओ बस्कील मिलेगा, महाराष्ट्र में जाओ, उड़ीसा में जाओ, असम में जाओ। यहाँ पे क्या है? ट्रेडिशन है बस्कील खाने का, है ना। जैसे हम लोग राई हो गया या मूली हो गया, जैसे हमारे यहाँ ये चलता है, तो वहां पर मस्कील चलता है। आदिवासी जो जनजातियां होती हैं वो तो खाती है मस्कील, और बड़ा पौष्टिक होता है, मैंने बताया आपको। अच्छा जी, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा है भाई डेटा याद करने के लिए, लेकिन क्या करें, जब तक जॉब नहीं लगी तब तक याद करना पड़ेगा, है ना। अगला है शीर्ष 5 अभिलिखित वन क्षेत्रधारी राज्य। पहले रिकॉर्डेड वन बता देता हूं मैं। रिकॉर्डेड वन कितने हैं? आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। 3 तरह के रिकॉर्डेड वन होते हैं। एक होता है रिजर्व फॉरेस्ट, एक होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एक होता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है वो आरक्षित वन है, उसके बाद संरक्षित वन है, उसके बाद अवर्गीकृत वन है। समझ में आ गया? शीर्ष 5 अभिलिखित वन क्षेत्रधारी राज्य कौन से हैं? अभिलिखित वन क्षेत्रधारी राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम 5 अभिलिखित वन क्षेत्रधारी राज्य कौन से है? गोवा। न्यूनतम अभिलिखित वन क्षेत्रधारी राज्य कौन सा है? गोवा। हरियाणा। अब देखो ना, यहां पे अगर ऑप्शन हरियाणा आएगा तो आप हरियाणा को लगाओगे, लेकिन ये इसके डेटा के हिसाब से जो रिपोर्ट आई है, न्यूनतम 5 अभिलिखित वन क्षेत्रधारी राज्य कौन सा है? तो गोवा। उसके बाद आता हरियाणा, उसके बाद आता पंजाब, उसके बाद आता सिक्किम, उसके बाद आता है त्रिपुरा। समझ में आया? शीर्ष 4 कार्बन स्टॉक वाले राज्य कौन से हैं? कार्बन स्टॉक, अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर, महाराष्ट्र चौथे नंबर पर। अरुणाचल प्रदेश का याद करना पड़ेगा आपको, 1023.84 मिलियन टन। इसका मतलब समझते हो? कार्बन स्टॉक का मतलब वृक्ष क्या करते हैं? CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उन्हीं की वजह से आप जीवित हो, है ना। इवन अगर पृथ्वी में अगर अमेजन के जंगलों को हटा देंगे तो समझ लीजिए ऐसी स्थिति आ जाएगी जैसे हमारे फेफड़े निकाल दिए, है ना। 0 डिग्री इक्वेटर पर जो चाहे अफ्रीका के वन हो, चाहे वो मानो उन पे आग लगा दी जाए, उनको जला दिया जाए, वैसे डिस्ट्रक्टिव नहीं सोचना वनों के बारे में, और माना उनको हटा दिया जाए तो समझ लेना वैसी स्थिति होगी जैसे फेफड़े निकाल दिए जाए। तो मैंने कहा क्या होता है कि हर राज्य के जो वन है उनका एक कार्बन स्टॉक होता है। क्या होता है? कितना कार्बन एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है 1023.84 मिलियन टन कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक किसके पास है?
अरुणाचल प्रदेश के बाद। दूसरा कौन है? मध्य प्रदेश, कितना? 609.25। तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र, है ना। और कार्बन स्टॉक हम बेच भी सकते हैं विकसित राष्ट्रों को, ये पता है? कार्बन ट्रेडिंग नहीं समझ में आया भाई। जो विकसित देश है वहां पर इंडस्ट्रीज हैं तो जैसे माना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको जो विकास करना है ना, वो इस कीमत पे नहीं करना कि आने वाली पीढ़ियां जैसे आज बिस्लरी और ये इस तरह के पानी की बोतल खरीद कर पी रही हैं, कल को वो स्थिति ना आए कि आपके बच्चे क्या करें, स्कूल जाते हुए टिफिन के साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखें। इस स्तर पर तो नहीं करना है विकास। तो जो इंटरनेशनल जो जितने भी सम्मेलन होते हैं उनमें ये बात बोला गया कि भाई आपके पास कार्बन स्टॉक होना चाहिए। मतलब आप अगर धुआं छोड़ रहे हो तो उसे एब्जॉर्ब करने के लिए पेड़ भी तो होने चाहिए। पर मैं तो यूरोपीय देश हूं, मैं तो छोटा सा देश हूं, इंडस्ट्री लगाऊं या पेड़ लगाऊं? क्या लगाऊं? तो मेरे बदले आप लगाओ। आप गरीब देश हो, आप विकसित देश हो या आप विकासशील देश हो, आप पेड़ लगाओ, हम अपना धुआं छोड़ते रहेंगे, उसके एवज में हम आपको क्या करेंगे? हाँ जी, देना पड़ेगा। जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में वनों का प्रतिशत ठीक ठाक है, अच्छा प्रतिशत है, तो हम क्या करते हैं? ग्रीन बोनस मांगते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। क्या मांगते हैं? किस स्तर, किस एवज में मांगते हैं हम लोग? भाई ये थोड़ी दूर पे किमसार है, किमसार में कई सालों तक रोड, मतलब रोड गई पर रोड पक्की नहीं हुई। क्यों नहीं हुई जी? राजा जी नेशनल पार्क के बीच में से जा रही है। किमसार के लोग या उस क्षेत्र के लोग, जो आपका वो क्षेत्र पड़ता है, कौन सा, यमकेश्वर ब्लॉक ही पड़ता है, उस क्षेत्र के लोग मतलब मुख्य धारा से अलग नहीं हो गए। आप तो चल रहे हो यार, शहर के लोग तो चल रहे हो अच्छी सड़क में, बिल्कुल रबर बिछा हुआ, बढ़िया स्पीड में, 110 और 120 की स्पीड में, और वहां का आदमी झटके खाते खाते क्या मतलब क्या बोलते हैं, धनतेरस के दिन स्कूटी ले रहा है और अगली धनतेरस तक उसकी स्कूटी क्या कंडम हो जा रही है? नहीं हो रही। नहीं समझे आप कहने का मतलब? मुख्य धारा से अलग है ना, है? तो मुख्य धारा से अलग है, यानी वो विकास वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। विकास नहीं पहुंच पा रहा, विकास बाधित क्यों हो रहा है? वनों की वजह से। और वन भी जरूरी है। वनों को भाई, रिजर्व क्षेत्र से होकर आप पक्की सड़क नहीं बना सकते वनों के बीच में से, वरना तो फिर तो क्या हो जाएगा, पूरा टूरिस्ट वहीं दिखेगा फिर आपको, पूरा हरियाणा दिल्ली जितना भी है। और अगर वहां दिखेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, जो वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं आया समझ में? तो वाइल्ड लाइफ के लिए भी तो घर रखना है, वैसे ही आपने उनके घरों पे क्या अतिक्रमण कर रखा है। तो उस एवज में हम उत्तराखंड को भी ग्रीन बोनस मिलता है। तो ये तो राज्य से सेंटर और राज्य के बीच में हो गया। ऐसी एक देश और इंटरनेशनल जो अन्य देश हैं उनके बीच में भी क्या चलता है इस प्रकार के, समझ में आ रहा है? इवन देश के अंदर भी जब टिहरी डैम बना होगा तो पूरा एरिया नपा होगा, कितनी बड़ी झील बनेगी, और उस झील के अंदर कितना फॉरेस्ट क्या हो गया हमारा, डूब गया। तो टीएसडीसी पर उनको टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने पेड़ लगाने लगाने। आपने अगर वहां पेड़ डुबाए हैं तो उसके एवज में आपको क्या करना पड़ेगा? पेड़ लगाने पड़ेंगे। इसीलिए जगह जगह आपने देखे होंगे, जब आस्था पथ पे आप जाते हैं तो बिल्कुल जाले लगे होते हैं पेड़ों के किनारे, उसमें लिखा होता है टीएसडीसी। तो ये उनका कोई पर्यावरण के प्रति प्रेम नहीं है, ये उनकी बाध्यता है कि उनको लगाने ही पड़ेंगे। उनको टारगेट मिलता है कि इतने पेड़ आपको दिखाने पड़ेंगे। तो वो स्वयं और एनजीओ के माध्यम से क्या करते हैं। ये अलग बात है कि कुछ एनजीओ क्या करती है, खाली कागजों में पेड़ लगाती, फोटो खिंचाती है और 5 मिनट बाद उसको बकरी खा जाती है। समझ में आया? वर्ल्ड बैंक से पैसा, वर्ल्ड बैंक भी बोलता है पेड़ लगाइए, और नियम भी होना चाहिए। ठीक है, पेड़ काटना ये परंपरा है पहले से, वैसे तो मत काटो, उसके वो ढूंढो, लेकिन अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो उसकी जगह 20 पेड़ लगाओ, तब जाके पर्यावरण बचेगा। आपने क्या किया? 20 पेड़ काटे और एक भी नहीं लगाया। इसलिए देश में स्थिति ये हो गई कि जहां 33.3% क्या होना चाहिए था, वन होना चाहिए था, वहां जो रिपोर्ट बता रही है वो कितना है वन हमारा, 21.71% क्षेत्रफल पर ही वन है। ठीक है, तब फिर मैती आंदोलन शुरू होते हैं। क्या होते हैं? कल्याण सिंह रावत जी जैसे जो पर्यावरणविद है, पर्यावरण प्रेमी है, वो लोग मैती आंदोलन चलाते हैं, क्योंकि उनको पता है ऐसे नहीं लगाएगा ये युवा, तो क्या करते हैं, शादी के दिन लगवा देते हैं।
माता पिता को बोलते हैं आपने बेटी पाली ना, अब आपने अपनी बेटी दूसरे घर में दे दी, तो उस बेटी के नाम पर आपके यहाँ पर क्या लगेगा, एक वृक्ष लगेगा, उसको भी बच्चे की तरह पालोगे आप, एक अपने बेटी के नाम पर, एक दामाद के नाम पर। नहीं आया समझ में? तो ये पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया, मैती आंदोलन फेमस हो गया। बहुत सारे आंदोलन चलाए उत्तराखंड के लोगों ने भाई, रक्षा सूत्र आंदोलन चलाया, मैती आंदोलन चलाया, और क्या, रक्षा सूत्र का मतलब हो गया कि जो जैसे आप रक्षा सूत्र बांधते हो रक्षाबंधन के दिन, बहन भाई को बांधती है, तो वैसे ही क्या करें, रक्षा सूत्र बांध दें एक पेड़ पे कि इसकी देखभाल क्या करूंगी, मैं करूंगी। कितने पेड़ लगाए आपने आज तक जीवन में? आपने क्या लगाई? रुपाई अलग चीज होती है, एक भी पेड़ नहीं लगाया। हाँ जी, यार झूठ मत बोलो, जिंदा है वो पेड़? अच्छा, आपने? दो तीन लगाए हैं। आपने कौन से लगाए पेड़? गुड। आपने? गिनती नहीं है? हाँ जी, दो तीन पेड़ लगाए। किस चीज के लगाए? कितने? बहुत सारे, मतलब ग्रीन बेल्ट रेवोल्यूशन चलाया आपने वंगारी मथाई की तरह, 3 करोड़ पेड़ लगाए। हाँ, कितने? फूल पौधे होते हैं, पेड़ पूछ रहा हूं मैं। अरे यार, चलो ठीक है, जो भी लगाया आपने। अगर तुलसी भी लगाया तो अगर आप खुद सोचो ना, कितने करोड़ लोग हैं इस देश में? 150 करोड़ लोग हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे धार्मिक भावना ही नहीं होनी चाहिए, मत करो आप पूजा, खाली आप अपनी चाय में डालने के लिए कर लो। चाय तो सब पीते हैं, हर धर्म के लोग पीते हैं। 150 करोड़ आप तुलसी के पेड़ लगा दो। तुलसी की एक प्रॉपर्टी होती है, रात और दिन ऑक्सीजन छोड़ती है। क्या करती है? औषधीय गुण होते हैं उसके अंदर। अब ठंड शुरू हो गई, एक पत्ता चाय में डाल दो आप, फिर देखो, पहले तो चाय मत पियो, गर्म पानी में डाल दो, फिर देखो आप, कभी भी आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा। नहीं आया समझ में? तो 150 करोड़ तुलसी के पेड़ लगा दें। कुंभ में कितने लोग आते हैं? अरे भाई, 2 करोड़ से ऊपर लोग आते हैं, 2 करोड़ से ऊपर लोग आते हैं कुंभ में। बात मतलब ये कंपल्सन कर दो कि आप जब आएंगे तो आपने टोल टैक्स नहीं देना है। आपने क्या करना है, कहीं पर भी खाली स्थान पर, बंजर भूमि में, कहीं पर भी आपने क्या करना है, पेड़ लगाना है। अगले साल, अगले कुंभ में फिर आकर उसको हर साल आपने आके देखना है उस पेड़ को, और 12 साल बाद वो पेड़ क्या करेगा, आपको फल देगा। नहीं आया समझ में? तब जाके बचेगी भाई पृथ्वी, नहीं तो नहीं बचेगी। चलो, क्या बताया मैंने आपको? शीर्ष 5 कार्बन स्टॉक वाले राज्य, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। अगला, प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं? प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक की दृष्टि से शीर्ष 4 राज्य और ऑब्लिक संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश नंबर 1 पे है, हिमाचल प्रदेश नंबर 2 पे है, सिक्किम 3 पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह चौथे नंबर पे। क्लियर हो गया? शीर्ष 5 वन क्षेत्र में वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश ने वृद्धि की है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। और ये मैंने कहा, ये क्या होती है, ये पॉलिटिकल विल भी, देखो धर्माचार्यों का भी कार्य है ये काम, इसको बोलना, और साथ में पॉलिटिकल विल भी होती है कि ऊपर कौन बैठे हैं, मुखिया कौन बैठे हैं, और उनके साथ जो लोग हैं वो किस प्रकार के बैठे हैं, पर्यावरण के प्रति कितने सचेत है। अगर सचेत है तो आंध्र प्रदेश जैसा अच्छा काम करेंगे वो। 647 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर क्या हुआ है, वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तेलंगाना नया राज्य है, तेलंगाना, वहां पर वृद्धि हुई है, ज्यादा अंतर नहीं है, 632। आंध्र प्रदेश ने 647 किया, तेलंगाना ने 632 किया। ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड, उत्तराखंड का नाम यहां पर भी नहीं आ रहा, बड़ा दुख होता है। पर्याप्त है, ऐसे बोल रहे हो? हाँ हाँ, हमारे यहाँ तो वनाग्नि भी एक बड़ी समस्या है ना, हमारे यहाँ तो चीड़ है, वनाग्नि है। तो याद रखना कि ऑल वेदर रोड जो बनी है, जितने पेड़ कटे होंगे उसके एवज में टारगेट मिला होगा कि इतने पेड़ आपको लगाने पड़ेंगे।
बिल्कुल लगाएंगे, लगाने पड़ेंगे। आप वृक्षों को ऐसे क्या नहीं कर सकते। ऐसे शीर्ष 5 वन क्षेत्र में ह्रास वाले राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा ह्रास हुआ है भाई। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में बहुत ह्रास हो रहा है, मणिपुर में ह्रास हो रहा है, नागालैंड में ह्रास हो रहा है, मिजोरम में, मेघालय में। भाई सब एडवांस बनना चाह रहे हैं ना। वो कह रहे हैं यार कब तक रखेंगे हम जंगल को, कब तक रखेंगे हम जंगल को। आपने स्थानीय उस पर भी देखा होगा स्तर पर कि मैं तो बता रहा हूं कि यहां से लेके और देहरादून तक मैंने आम के बाग देखे हैं। कितना प्रॉफिट हो रहा है यार उन आमों से, कितना कमा रहा है आदमी। उसकी देख रेख भी करो, बंदर भी भगाओ, ये भी करो, वो भी करो, ले देंगे कुछ नहीं। तब तक क्या आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं हमें प्लॉट चाहिए, हम जोशीमठ हमारा धस गया, हमें जमीन चाहिए। तो वो पूछ रहे हैं कि भाई हम तो नहीं बेच रहे, हमारे आम के पेड़ हैं। उन्होंने कहा हम इतना देंगे। तो इतना देंगे, वो कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि आम के पेड़ कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो क्या हो रही, कटिंग शुरू हो रही है, प्लॉटिंग शुरू हो जा रही है। ठीक है, तो आने वाले समय में जहां पर लीची और आम के जंगल थे, वहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? प्लॉटिंग दिखाई दे रही है, और कृषि भूमि पर है वो। समझ में आ रहा है? तो हर एक आदमी ये चाह रहा है कि यार मैं ढंग से अपना खा पी लूं, और जिसे बोलते हैं क्या, गाड़ी वाड़ी बंगला बंगला बना दूं, और बाकी भले ही अगली जनरेशन क्या करे। लंच बॉक्स के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके जाए, है ना। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वन ह्रास हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, नागालैंड में हो रहा है, मिजोरम में हो रहा है, मेघालय में हो रहा है। ठीक है भाई, चलो जी, अब मैं आगे बता रहा हूं इसमें। मैंने आपको जो बताया वो वनों का वर्गीकरण अगर मैं बता दूं, पहले मैं रिपोर्ट ही को पूरा कर देता हूं। 16वीं वन रिपोर्ट 2019 में जो आई थी, उसमें देश में मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल 4975 वर्ग किलोमीटर था, जो बढ़कर 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में 4992 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव वन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 3%। मैंग्रोव होना भी जरूरी है। मैंग्रोव क्या क्या करते हैं बताओ? साइक्लोन्स को, सुनामी को, और बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं? बैरियर बनते हैं। साथ में वहां अनेक प्रकार के जीव जंतु क्या होते हैं? पलते हैं। अनेक प्रकार की वनस्पतियां, औषधीय वनस्पतियां क्या होती हैं? ठीक है, तो मैंग्रोव वन का प्रतिशत कितना है पूरे विश्व में? भारत का जो हिस्सेदारी है मैंग्रोव वन में वो 3% की है। देश के कुल मैंग्रोव आवरण का 42.33%, यानी 2114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल केवल पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में। सुंदरवन डेल्टा कितना कवर करता है पूरे भारत के मैंग्रोव वन का? 42.33%, यानी सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहां है? वेस्ट बंगाल में। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 13.97 अति सघन वन, 42.99 मध्यम सघन वन और 43.02 खुले वन में आच्छादित था। अति सघन वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल अरुणाचल प्रदेश में। आप सुनते होंगे हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई, पता ही नहीं चला, जहाज गायब हो गया, मिला ही नहीं, काफी महीनों तक नहीं मिला, और कई तो मिले ही नहीं अरुणाचल प्रदेश में। इतने सघन वन है। जबकि मध्यम सघन वन और खुले वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां है? मध्य प्रदेश में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और उत्तराखंड में भी कई ऐसे स्थान हैं जहां पर इतने घने जंगल हैं कि जहां मानव की पहुंच से दूर, जिसे बोलते हैं क्या, मतलब मैं ट्रैकिंग के दौरान ऐसे जंगलों से होकर गया हूं, और वो अनुभव मैं बता नहीं सकता आपको। क्या ऐसे जंगलों के बीच में से जहां पर सूर्य का प्रकाश आता ही नहीं है, जहां बस क्या एक अजीब सा डर क्या होता है, मतलब कब पार होगा ये जंगल, इतना घना होता है। तो 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 13.97 अति सघन वन, 42.99% मध्यम सघन वन और 43.02 खुले वन से आच्छादित था। अति सघन वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है।
मध्यम सघन वन और खुले वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर है? मध्य प्रदेश में। पहले बता दूं मैं, अत्यंत सघन वन क्या होता है? भूमियां जिनमें वृक्षावरण का सघन घनत्व 70% या इससे अधिक हो। अत्यंत सघन वन किसको बोलते हैं? 70% याद रखना है आपने। वृक्षावरण का सघन घनत्व कितना हो? 70% या इससे अधिक हो। सामान्य सघन वन बोलते हैं जहां पे 40 से 70% हो वृक्षावरण का सघन घनत्व। खुले वन बोलते हैं जहां 10% से 40% के मध्य हो वृक्षावरण। वृक्षावरण कितना हो? 10 से 40%। ठीक है? अरे भाई समझ में आ गया? ठीक। रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 17 राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों में वनावरण उसके भूभाग के 33% से अधिक है। इनमें 5 राज्यों ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में यह भूभाग के 75% से अधिक है। वहीं 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों यानी त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, केरल, उत्तराखंड, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम में यह उनके भूभाग के 33% से 75% के बीच में। उत्तराखंड में भी ठीक ठाक है भाई। कितना है? हाजी राज्यवार देखिए ना, लिस्ट में देखिए राज्य का कितना है, उत्तराखंड का कितना है? हाजी भाई वनावरण जो है इसकी रिपोर्ट के हिसाब से 45.44 है, और जो वृक्षावरण वृक्षावरण है, वृक्षावरण वो बता रहा है, नहीं नहीं वृक्षावरण का प्रतिशत देखिए ना, भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत। वनावरण और वृक्षावरण 47.31 है, लेकिन जो राज्य की रिपोर्ट होगी उसमें 60 से ज्यादा दिखाएंगे वो यही तो बात है। नहीं, अरे राज्य का जो रिपोर्ट होगी, राज्य भी तो अपनी रिपोर्ट निकालेगा, उसमें वो ज्यादा दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? अब आप निकालिए उत्तराखंड की किताब निकालिए, उसमें देखिए। ये तो ISFR की रिपोर्ट है ना 2021 की। तो उत्तराखंड का कितना दिख रहा है आपको? 45.44। और वृक्षावरण प्लस वनावरण कितना दिख रहा है आपको? 47.31। और वृक्षावरण कितना दिख रहा है? 1001 दिख रहा है खाली कुल क्षेत्रफल 1.87, भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.87%। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.87% वृक्षावरण कहां पर है? उत्तराखंड में। नहीं आया समझ में? बड़ा कंफ्यूजन है ना? हम्म। देश का भाई 1.87 है भौगोलिक, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। हाँ 1.87% है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। 1.87% जो वृक्षावरण है वो उत्तराखंड में है। नहीं नहीं आप पढ़ो पढ़ो, आप बताओ। हाँ जी, हाँ राज्य की रिपोर्ट बताओ ना। ये तो आप उसी का बता रहे हो, ISFR का रिपोर्ट बता रहे हो। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल होगी, स्टार्टिंग में पढ़ी है कहीं पर? स्टार्टिंग में पढ़ी है ना? चलिए मैं आगे बता रहा हूं आपको। हाँ जी बोलो। हाँ तो 68% बताएगा राज्य, ग्रीन बोनस नहीं लेना है। वो छोड़ो वो छोड़ो, पर 64 पॉइंट कितना? 68%। कौन बता रहा है? ये राज्य बता रहा है, उत्तराखंड। ये 68% जी हमारा क्या है? दिखाइए वो लाइन, दिखाइए मेरे को। कौन सी? हाँ राज्य के रिकॉर्डेड वन,
राज्य के रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल 38,000 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 71.05% है। कितना? 71.05%। रिकॉर्डेड वन के अंतर्गत आरक्षित वन और संरक्षित वन आते हैं। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? राज्य के कुल वन का 68% वन विभाग के अधीन है, वो छोड़ो। बाकी क्या बताया उसने? 71.05 बता रहा है। और एक और डेटा बताया था आपने, कौन सा? ये तो वन विभाग के अधीन है, तो 68% तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर होता ही है, वो अलग चीज है। उसको समझो क्या बोलना चाह रहा है वो। वन वन विभाग के अधीन है, वो एक अलग चीज है। हाँ जी, ये याद करना है आपने। आपसे जब पूछेगा राज्य के हिसाब से तो आपने ये बताना है। लेकिन जब आप किसकी रिपोर्ट बताओगे, आज जब आप ISFR 2021 की रिपोर्ट बताओगे, तब आप बताओगे कि उत्तराखंड में 53483 53,483 तो उत्तराखंड का क्या है? एरिया है। उसमें 24,305 कुल क्षेत्रफल पर क्या है? वनावरण है। कितने पे? 24,305 पर, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तराखंड के 45.44% निकलता है। ये कौन बता रहा है? ये ISFR की रिपोर्ट है। ठीक है। वृक्षावरण जो है वो 1001, कितना? 1001 किलोमीटर स्क्वायर पर है, जो कि भौगोलिक भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.87% है। और फिर बोलेगा वृक्षावरण प्लस वनावरण कितना है? 25306 है, जो कि 47.31% निकलता है। समझ में आ रही है बात क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो रिपोर्ट के अनुसार कुल 17 राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों में वनावरण, उसके ये बता दिया मैंने, भूभाग का 33% से अधिक है। यानी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज और जितने भी राज्य हैं, कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 28 और 8 कितना हो गया? हाँ जी, 36। 36 में से 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो वनावरण है वो उसके भूभाग का 33% से अधिक है। 5 राज्य ऐसे हैं और केंद्र शासित प्रदेश, 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर भूभाग के 75% से अधिक है। वो कौन से हैं? मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। समझ में आ गया? ठीक है। वहीं 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जैसे त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, केरल, उत्तराखंड, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम। यहां पर क्या है? अपने इनके कुल भूभाग के 33% से 75% के बीच में। कितने? समझ में आ गया? भारत में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल के अंतर्गत सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में अभिलिखित क्षेत्रफल शामिल होता है, चाहे उसमें वनावरण वृक्षावरण हो अथवा ना हो। वृक्षावरण हो अथवा ना हो। अब यार खारा स्रोत है माना, तो वनों के बीच में तो फॉरेस्ट की तो लैंड है, वो किसकी लैंड होगी? नहीं आया समझ में? अब आप कब्जा करके देख लो, पता चल जाएगा। एक झोपड़ी डाल के भी देख लो, है ना, तो समझ में आ जाएगा आपको डिपार्टमेंट क्या होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कहां से पता चलता है कौन? वैसे तो अगल बगल वाले बता देते हैं, वहां मिस्टर XYZ ने क्या कर दिया? अतिक्रमण कर दिया। हाँ, कुछ हैं जिनको फॉरेस्ट खुद जगह देता है, या तो गुज्जर बन जाओ तो आपको क्या देंगे वो? हाँ, परमिशन देंगे। वन गुज्जर है ना वो, उनको परमिशन होती है, पर इतनी नहीं होती कि आप नेशनल पार्क के बीच में बैठ जाओ, ये भी नहीं होती है। ठीक है। अगला जो बोल रहा है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक जो था वो कितना था? 7203.8 मिलियन टन होने का संगणन किया गया था, जो कि विगत आकलन के तुलना में 79.2 मिलियन टन की वृद्धि को दर्शाता है। INDC के तहत वन क्षेत्र हेतु 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त कार्बन ह्रास, कार्बन सिंक सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में, ये जो वृद्धि है इस दिशा में भारत के प्रयासों को रेखांकित करती है। ध्यान रखना, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है,
इन 25 सालों में, 25 भी ज्यादा बोल रहा हूं, पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, बढ़ी। अगर मैं बहुत पहले की बात करूं अपने स्कूल टाइम की, तो फिएट होती थी कार, कुछ लोगों के पास होती थी, और कुछ लोगों के पास, मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूं, कुछ लोगों के पास एम्बेसडर होती थी। बहुत बड़ी बात होती थी कि उसके बाद एम्बेसडर से उतनी वो नहीं मिलती थी जितनी की फिएट से मिलती थी। जो बैंक कर्मचारी थे उनको फिएट के लिए क्या मिलता था, लोन मिलता था। अब वो फिएट कहाँ गई मुझे नहीं पता, लेकिन फिएट होती थी उस जमाने की, बहुत टॉप कार मानी जाती थी, क्योंकि जो उसकी कटिंग थी वो बड़ी अच्छी थी, और जो ये एम्बेसडर थी ये कैसी थी, गोल सी जरा जैसे बोलते हैं। एम्बेसडर को ब्यूरोक्रेट्स और मंत्रियों ने क्या किया था, हिट किया था, और बहुत मजबूत कार थी एम्बेसडर। कितने लोगों के पास होती थी, बहुत कम लोगों के पास होती थी। तब तक क्या हुआ, मारुति आई। अब आप पूछोगे कि जब जो मैंने पहला प्राइस सुना है मारुति का वो कितना था, तो 50,000 था। कितना? और जब मारुति आई तो लोगों ने कहा देखो इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी, क्या गजब कार है। वास्तव में गजब थी मारुति 800 जिसे बोलते हैं। पीछे बच्चे बैठते थे, वो डोर खोल के, बहुत कम लोगों के पास होती थी। तो जिन लोगों के पास एम्बेसडर थी, जब उन्होंने मारुति चलाई तो उन्होंने कहा इसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उनको नहीं पता था कि आने वाले समय में पता नहीं क्या क्या आने वाला है। और धीरे 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 करते करते कारों की संख्या में, और कॉलेज में अगर मैं बता रहा हूं, बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, कॉलेज में एक आध के पास जो धनाढ्य लोग होते थे उनके पास बुलेट होती थी, एसडी होती थी, या बजाज के स्कूटर होते थे। क्या होते थे? साइकिल में चलते थे कॉलेज में भाई, बच्चे साइकिल लेके जाते थे। आज साइकिल चलाना शर्म का विषय हो गया है लोगों के, बच्चों के लिए। कोई जाता है कॉलेज साइकिल में? कोई नहीं जाता। पहले साइकिल स्टैंड होता था। आईडीपीएल जैसी जो आपकी इतनी बड़ी फैक्ट्री थी, वहां पर जो कर्मचारी था उनके लिए साइकिल स्टैंड बना हुआ था बहुत बड़ा, साइकिल में जाते थे लोग यहां से। आज साइकिल चलाना क्या है? अन्य देशों में जो साइकिल चलाता है उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। क्यों? क्योंकि यह माना जाता है कि एनवायरमेंट के प्रति क्या है, बहुत सचेत है। जापान में आप कार नहीं खरीद सकते क्योंकि कार सस्ती है, पार्किंग महंगी है। पार्किंग का पैसा देते देते बर्बाद हो जाओगे, टोक्यो में खासकर, है ना। यहां पर क्या है, यहां पर कोई कानून ही नहीं है, बिना पार्किंग के कहीं भी लगा लो, क्या दिक्कत है। यहां के लोगों को वैसे भी पार्किंग सेंस नहीं पता। ठीक। अब देखो इतनी सारी गाड़ियां होगी तो क्या कर रहे हैं हम? क्रूड ऑयल जो आ रहा है उससे पेट्रोलियम बन रहा है, उस पेट्रोल को हम डाल रहे हैं, और जो ये क्या बोलते हैं, जो कौन सा तेल बोलते हैं इसको, पेट्रोलियम, डीजल, ये जो जितनी भी चीजें है, अरे क्रूड ऑयल तो उससे बनता है यार, क्रूड ऑयल से बनता है। फॉसल्स फ्यूल बोलते हैं इसको। फॉसल्स फ्यूल को क्या कर रहे हो आप, जला रहे हो, और कहां छोड़ रहे हो? कार्बन एमिशन हो रहा है। और क्या उसके एवज में आप बोल रहे हो मेरे घर में 3 स्कूटी है, क्या 3 पेड़ लगाए आपने? नहीं लगाए। तो कायदे से मुझे तो लगता है लाइसेंस इसी आधार पर मिलना चाहिए, कितने पेड़ लगाए तब ठीक है जी। कौन सी कार चाहिए? ये वाली चाहिए। कितने पेड़ लगाए आपने? इतने लगाए। जहां पे आपका वो पेड़ सूखा, आपका लाइसेंस भी कैंसिल, लाइसेंस भी सूख गया आपका, है ना। तब जाके होगा भाई। चलिए, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? झांसी में, उत्तर प्रदेश में है भाई। झांसी सुने हो? कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ललितपुर, झांसी। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी, वानिकी बोलते हैं फॉरेस्ट्री को। किसको बोलते हैं? देखो आईएफएस में लोग ये सोच के वानिकी लेते हैं कि आईएफएस के लिए बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है वानिकी, फॉरेस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन सबसे ज्यादा निकलने वालों की संख्या क्या है, मतलब जो अच्छा मार्क्स गेन हो रहा है वो किसमें हो रहा है? जियोलॉजी में। किसमें? हाँ जी, जो टॉपर्स हैं, मैं कुछ आंकड़े देख रहा था कुछ साल पहले, बहुत साल पहले देखा था मैंने, जो टॉपर्स थे कई सालों के, वो जियोलॉजी से थे। किससे? 2 सब्जेक्ट रखने पड़ते हैं आईएफएस में। प्री आपका आईएएस वाला पेपर ही होता है, जितना आपका क्या बोलते हैं, ये मेरिट जाती है आईएएस की मेंस लिखने के लिए, उससे ऊपर जाती है, कई बार मेरिट ऊपर ही जाती है आईएफएस की मेरिट। उसके बाद आपको 2 सब्जेक्ट साइंस के रखने होते हैं। ठीक है, उसमें आप साइंस मतलब उसमें जियोलॉजी भी रख सकते हैं, एनवायरनमेंट रख सकते हैं, फॉरेस्ट्री रख सकते हैं, फिजिक्स रख सकते हैं, मैथ्स रख सकते हैं, केमिस्ट्री रख सकते हैं, है ना, स्टैटिस्टिक रख सकते हैं, अलग अलग रख सकते हैं आप सब्जेक्ट। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? झांसी, उत्तर प्रदेश में। वानिकी याद रहेगा, अनुसंधान बोलते हैं रिसर्च को,
संस्थान बोलते हैं इंस्टीट्यूट को, राष्ट्रीय बोलते हैं नेशनल, कृषि बोलते हैं एग्रीकल्चर को। नेशनल एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? झांसी में। अगला है केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का है जोधपुर, ये पहले भी बता रखा है मैंने, एरिड जोन वाला जो होता है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? जोधपुर में, राजस्थान में। जैसे माना आप डेजर्ट में चल रहे हो और पूरे रेगिस्तान में कुछ ना हो, नाग फनी के कांटे हो, बबूल के पेड़ हो, अचानक आप जाते हैं और बीच में आपको एक पौधा दिखता है और उस पे क्या लगा हुआ? धान लगा हुआ या गेहूं लगा हुआ, चलो क्या लगा हुआ, क्या करोगे आप उस पौधे का? बोलो, सेल्फी? क्या करोगे आप? उसकी जानकारी दोगे वैज्ञानिकों को कि मैंने डेजर्ट के बीच में एक क्या देखा? पौधा देखा गेहूं का, उसमें गेहूं की बाली लगी हुई थी, सिंगल था, लगा हुआ था। इसका मतलब उस सीड के अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं थी कि उस गर्मी में बिना पानी के भी क्या हो रहा था वो, इसका मतलब उसका जीन जो था, जेनेटिक था, बहुत स्ट्रांग था। उसने क्या कर दिया था, मतलब अपने आप को उस परिस्थिति में भी पैदा होकर क्या हो रहा था। अगर ऐसा मिल जाए पौधा तो तुरंत वैज्ञानिकों को सूचना दीजिए, वैज्ञानिक उस पर शोध करेंगे, उसके जीन को देखेंगे, ट्रांसजेनिक आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स तैयार करेंगे और ऐसे सीड्स होंगे जो कि आपके डेजर्ट में भी क्या कर रहे होंगे? गेहूं की खेती। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, समझ में आ रहा है? एक आम आदमी क्या करेगा? उसको उखाड़ के चला जाएगा। तो केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान, ये रिसर्च चलती है वहां पर। राष्ट्रीय आप देख नहीं रहे हो, अब पहले ही बता दे रहे हैं भाई ये कद्दू का ये बीज है, इसमें इतने कद्दू लगेंगे, और वास्तव में उतने ही लग रहे हैं। ये खीरे का बीज है, इसमें जो बीज होंगे वो बड़े सॉफ्ट होंगे और इतने खीरे लगेंगे, और बेल भी ज्यादा ऊंची नहीं जाएगी, बेल भी थोड़ा सा इतने से जाएगी और खीरे लगेंगे, बड़ा जबरदस्त खीरे जिसे बोलते हैं, देसी खीरे। ये जी भिंडी का बीज है, ये इसमें भिंडी का पेड़ ज्यादा ऊंचा नहीं होगा, लेकिन हर रोज इसमें भिंडी निकलेगी और इतने किलो भिंडी निकलेगी, उतनी निकल रही। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, जीएम सीड क्या बोलते हैं उसको, उनके जीन्स के साथ क्या कर दिया हमने? छेड़छाड़ नहीं की, शोध किए उसमें, इस तरह के वो किए, है ना। या बीटी कॉटन सुना होगा आपने, बैसिलस थ्यूरिजेंसिस, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल सुना है। तो बीजों पर भी शोध किए जाते हैं कि यार वहां पानी नहीं है तो कैसे होगा। एप्पल सुन रहे होंगे आप, पहले एप्पल सुनते थे वो हिमालयी क्षेत्र में होता है, आप सुन रहे हैं हम ये थोड़ा सा ऊपर यहीं पर एप्पल उगा रहेगी, गोल्डन एप्पल, सुन रहे हो? ऐसे सुनना, तैयारी करो। चलो, राष्ट्रीय वन नीति 1952 1988 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33.3% भाग वनाच्छादित होना चाहिए। आईएएस का क्वेश्चन है, किसका? राष्ट्रीय वन नीति 1952 और 1988 बोलती है कि कितना होना चाहिए? 33.3% भौगोलिक क्षेत्रफल पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए किसी भी देश के। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों के लिए डबल बता रखा है, 66.67% पर। कितने पर? तो हम खींच तान के, हम पर्वतीय राज्य, हम खींच तान के अपने राज्य का जो डेटा देते हैं हम उसको 66.67% से ऊपर रखने का प्रयास करते हैं। कितना बताया हमने? 71। ठीक है, उससे क्या होगा? हाँ चलो, बाद में वन संरक्षण अधिनियम 1980 और राष्ट्रीय वन नीति 1988 बनाया गया। वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में। राष्ट्रीय वन नीति 1988। तो अलग अलग आई, मैंने कहा 52 में आई, 88 में आई। भारत में प्रति व्यक्ति वनों का औसत 0.2 से 0.11 हेक्टेयर मात्र है। कितना? 0.2 से 0.11 हेक्टेयर मात्र है। विश्व में वनों का औसत प्रति व्यक्ति आकलन 0.06 हेक्टेयर है, सॉरी 0.6 हेक्टेयर है। कितना? विश्व में वनों का औसत प्रति व्यक्ति आकलन कितना है? 0.6 हेक्टेयर है। प्रति व्यक्ति का मतलब होता है, जैसे एक चीज सुनी होगी आपने, प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता। भाई हमारे देश के कुल क्षेत्रफल में अपॉन कर दो जनसंख्या, तो प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता निकल जाएगी। अब ये अलग बात है, किसी के पास कई हेक्टेयर है, किसी के पास 50 गज भी नहीं है, पर प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता निकलती है। ऐसे ही पूरे वनों के क्षेत्रफल में जनसंख्या का भाग कर दो तो क्या निकलेगा? प्रति व्यक्ति वन का औसत निकलेगा। तो हमारे देश में
प्रति व्यक्ति वनों का औसत जो है वो 0.2 से 0.11 हेक्टेयर है। कितना है? जबकि विश्व में वनों का औसत कितना है? 0.6 हेक्टेयर। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार आदर्श रूप में हिमालय पर्वत और दक्षिणी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्रों की कुल भूमि का 66.67% भूभाग तथा मैदानों का 25% भूमि पर वनों का विस्तार होना चाहिए। यह था यूपीएससी का क्वेश्चन। 52 में बोला कुल पूरे देश में 33.3% पर। 88 में बोला कि भैया पहाड़ों पर यानी हिमालय पर दक्षिणी पठार का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर 66.67% पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। और जो मैदानी इलाका है वहां पर 25% पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। कितने पर? 25% पर। 2021 में पर्वतीय व जनजातीय जिलों के वनावरण में क्रमशः 904 वर्ग किलोमीटर और 655 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। देश के में कुल 140 पर्वतीय और 218 जनजातीय जिले हैं। पर्वतीय और जनजातीय जिलों के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का क्रमशः 40.17% और 37.53% भाग वनों से आवृत है। कितना? पर्वतीय का 40.17% और जनजातीय का 37.53%। देश के पूर्वोत्तर भाग के 8 राज्यों यथा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.98% भूभाग है। जबकि देश के इन राज्यों में देश के कुल वनावरण का लगभग 1/4 भाग स्थित है। यार लगाओ ना 7 सिस्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिक्किम प्लस 7 सिस्टर्स, सिक्किम प्लस 7 सिस्टर्स बोलते हैं पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं। इनको अगर हम पूरे भारत, इनका क्षेत्रफल अगर हम देखें तो पूरे भारत में कितना? 7.98% है। कितना? लेकिन 25% वन यहीं पर है। 25% वनावरण जो है वो यहीं पर है इन राज्यों में। इन राज्यों का सम्मान करने की आवश्यकता है ना? क्योंकि देखो जब फॉरेस्ट होगा ना तो आप मुख्य धारा से अलग तो होंगे ही। क्या होंगे? आपके सड़क नहीं जा पाएगी। कई बार सुना होगा आपने कि गांव में सड़क आनी थी लेकिन फॉरेस्ट ने क्या कर दिया? रोक लगा दी उस पर कि नहीं जी हम अपनी जमीन नहीं देंगे। तो अब क्या हुआ? आपके यहां तक सड़क नहीं पहुंची। सड़क नहीं पहुंची तो क्या हुआ भाई? पिट्ठू लेके ही यही तो करते हो। तो आपका विकास रुका कि नहीं रुका? किसकी वजह से? वनों की वजह से। समझ में आ रहा है? तो मैंने कहा विकास रुकता है और इन स्थानों का भी रुका है। ऐसा नहीं कि नहीं रुका है। यहां पर भी तो इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती थी, पेड़ों को काटते लगा देते। लेकिन वन भी बहुत जरूरी है। ये राज्य सम्मानित इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने वनों को बचाए हुए हैं। आपको क्या लगता है क्या उत्तर प्रदेश बिहार में वन नहीं रहे होंगे? हरियाणा पंजाब में वन नहीं रहे होंगे? रहे होंगे। सब काट के खेतों में क्या कर दिया। और आज नहीं किया, ये सदियों से चला आ रहा है। जब आर्य लोग आए होंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो क्या नाम है विधेय माधव, उन्होंने घी लिया, अग्निदेव को क्या किया उन्होंने? ये पहला उद्धरण मिलता है। अग्निदेव को आह्वान किया और अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने जैसे यज्ञ में करते हैं घी डालते हैं अग्निदेव, और उसके बाद आगे आगे अग्निदेव चले और पीछे पीछे कौन चले? विधेय माधव चले और पूर्वी भारत का आर्यकरण किया। पूर्वी भारत का आर्यकरण करने का मतलब है आर्य संस्कृति को ले जाने वाले कौन थे? विधेय माधव थे। और जो बता रहे हैं कि अग्निदेव आगे आगे चले, तो कोई मनुष्य तो थे नहीं अग्निदेव। अग्निदेव क्या थी? आग थी। जंगलों को जलाया गया, रास्ता बनाया गया, सदा नीरा गंडक तक क्या किया उन्होंने? बिहार तक आर्य संस्कृति को लेके गए। नहीं आया समझ में? तो ये उदाहरण तो हमें वेदों में मिल जाता है। तो जंगल रहे होंगे भाई, आज नहीं है। विभिन्न वन प्रकार समूहों में वन रिपोर्ट 2019 में शीर्ष 3 क्षेत्रफलधारी वन प्रकार समूह थे। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये 40.86% है। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो 17.65% है। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र अर्ध आर्द्र सदाबहारी यानी ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो 9.27 है। 3 प्रकार के वनों का क्रम क्या है देश में? सबसे ज्यादा हमारे देश में
उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। पर्णपाती जो एक विशेष मौसम में अपना पत्ता गिरा देते हैं जो वृक्ष। समझ में आया? इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? ड्राई याद रखना आपने। ये कितना है? 40.86%। कितना? दूसरा हो गया उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। यहां पे नम याद रखना आपने। नम मतलब मॉइस्ट, मॉइस्ट डेसिडुअस। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट कितने हैं? 17.65%। और तीसरे नंबर पे जो आते हैं हमारे यहां उष्ण कटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार, यानी ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है वहां एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। वो कितने? 9.27%। कितने? ठीक है भाई। तो इसका अभी बताने के लिए बहुत कुछ है मेरे ख्याल से। इसका अगला भाग मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा।